और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा हमारी जारी है, मेहमान भी सभी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल कृष्ण कुटेल साहब आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि वो मिलते रहते थे माजरा साहब इससे पहले भी और उनकी अच्छी मुलाकात थी, बातचीत अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी का कहना है कि ये मौका परस्त है। वहां पर उन्होंने सीट खाली देखी, उनको लगा कि अभी कोई है नहीं तो इसलिए वो कूद पड़े। देखिए, जेजेपी की आज दुकान के अंदर कोई भी किसी प्रकार का सामान नहीं है तो उन्होंने तो नहीं। दूसरा जो है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आप जेजेपी भारतीय जनता पार्टी ने देश को है बाद में तो जी है, आज वो कहाँ पर है और साथ में जो प्रभारी आपके विप्लव देव जी जो जिनको लगाया गया था वो कहाँ पर है, वो किस कार्य के अंदर जो है कि वो लिप्त है। यानी आपने गलती की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया आपने, हमारे प्रदेश जो है कि महिला जो है कि वो असुरक्षित है, आपने उनको सुरक्षा देने का काम नहीं किया है। कहीं पर जो है कि आपका मंत्री जो है कि टिकानी करता है, कहीं पर जो है कि रामशरण जो है कि जो एमपी हैं वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का काम करते हैं। और अभी रमेश कौशिक के बारे में जो है कि आप मुझे स्पष्टीकरण दें कि वो क्यों गुम है और विप्लव देव जी जो आपके प्रभारी हैं वो कहां पर है। ठीक है कुटेल साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है। इस बीच अभय सिंह चौटाला जी को Y+ सिक्योरिटी दी गई है, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनको धमकियां दी जा रही है, तो क्या ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके की धमकियां उनको दी जा रही है? देखिए ज्योति जी, पिछले समय के अंदर लोकदल प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी थे और वो विधायक भी रहे हैं और उन्होंने जो है कि सुरक्षा मांगने की जो है कि बात कही थी, लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और उनकी जो है सरेआम जो है कि दिन दिहाड़े जो है कि हत्या कर दी गई है। और उन्होंने कई बार डीजीपी को भी पत्र लिखा है और दूसरा जो है कि सीएम को भी जो है कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी दी जाए। और इसी प्रकार से जो है कि अभय चौटाला जी को भी जो है कि जो धमकियां मिल रही थी तो सरकार के सम्मुख जो है कि उन्होंने जो है कि सुरक्षा लेने की जो है कि बात कही, लेकिन सरकार के द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो है कि ये सुरक्षा अब प्रदान की गई है। ठीक, तो आप तो संतुष्ट है ना? आप नहीं संतुष्ट है तो दूसरा संतुष्ट तो जो है कि आज जनता जो दुखी है उससे संतुष्ट नहीं है। ठीक, लेकिन आज जो धमकियां मिल रही है और जो सीएम खट्टर फोरम में जो सीएम यहाँ पर थे कि मैं सबकी जो है कि सुरक्षा नहीं कर सकता, आम व्यक्ति की जो है कि मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, तो लेकिन ये सवालिया निशान सरकार ने कोर्ट के द्वारा जो है ये सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन सरकार ने तो कोई काम नहीं किया। ठीक ठीक है रोहिला साहब, सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पहले जब सरकार से सुरक्षा मांगी गई तो तब नहीं दी गई, जब कोर्ट जाना पड़ा तब कोर्ट के द्वारा ये सारे एक्शन हुए हैं। नहीं, सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है वैसे तो मैं कोई पर्सनली को मेरा मैटर थोड़ा ना है, लेकिन ये जो अंदर के बातें कर रहे हैं उनसे तो दिक्कत होती है ना। अब इन भाई साहब को अपडेट नहीं रहते, क्या करें इनका। अभी ये जिस पार्टी से आते हैं वो अपडेट नहीं है पार्टी, इसलिए तो उनकी हालत है। ठीक है, हमारे जो प्रभारी जी है वो 2022 में आए थे और जो ये घटना बताई जा रही है इनके अनुसार वो 2020 के बीच एक वीडियो है जो, तो उसमें जो पर्चे दर्ज हुए हैं वो दिव्यांग सिंह के लोगों के खिलाफ हुए थे, वो तो उठा भी लिए गए थे पुलिस द्वारा और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो वीडियो है उसकी भी जांच होगी। तो दोषी होगा दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा इसमें। ठीक है ना, तो ऐसी बातें मतलब या तो आपने जानकारी लेके बोलना चाहिए, क्योंकि FIR की कॉपी आपको भेज देता हूँ मैं, या करके अभी दिखाऊंगा आपको मैं। जो 2022 में हमारे प्रभारी जी आए हैं लांछन लगाने नहीं चाहिए आपने, मैं करना नहीं बोल सकता, ठीक है ना। ठीक है, विभा जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रही हैं। ठीक है रोहिला साहब, विभा जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रही हैं। मैं बार बार हमारे जो INLD के प्रवक्ता जी हैं उन्होंने बहुत सारा कुछ बोला है जेजेपी के अगेंस्ट, तो मैं उसके को बताना चाहती हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी को ज्वाइन कर गई, बीजेपी के साथ अलायंस कर दिया। तो आपको मैं एक तो आपकी पार्टी में एक MLA, वो एक MLA के पास और कोई दिशा ही नहीं है, खाली माननीय दुष्यंत जी को नीचे गिराना उनका काम है, नीचे दिखाना काम है। जो ऊपर बढ़ रहा होता है उसे को हम नीचे दिखाते हैं। तो आपके दोबारा से मैं बता देती हूँ, बड़ी बार बता चुकी हूँ कि बीजेपी के साथ अलायंस जो हुआ था वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम
जो था उसके तहत हुआ था, जहां हमने अपनी मैनिफेस्टो पूरा रखा था अच्छी तरीके से और उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, तभी अलायंस हुआ था। और मैनिफेस्टो में जो जो रखा था वो प्रदेश की भलाई के लिए था, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए था और प्रदेश उन हर चीजों में अव्वल रहा है पूरे राष्ट्र में। ठीक है, और आपको एक और बात बता देती हूँ, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है वो ये कहते हैं जो दिखता है वो लड़ता है और जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। अगर अलायंस ना किया होता इस वक्त तो ना हम दिखते, ना लड़ पाते, ना आगे खुद बढ़ते, ना प्रदेश को बढ़ा पाते। आज हमारा पूरे प्रदेश में संगठन है, बूथ 14 तक तैयार है, बूथ 30 तक तैयार है और हम 10 की 10 लोकसभा में लड़ने के लिए तैयार है। मैं ये पूछ सकती हूँ, पूछ लूँ आपसे आईएनएलडी के प्रवक्ता से कि आपका संगठन कितना बड़ा है? बाकी और संगठन की छोड़ दीजिए, आप लोग खाली दुष्यंत जी को एम करते रह गए, इसलिए आप प्रदेश में कहीं आपका बचा ही नहीं है वजूद। जो एक एमएलए की सीट बची है वो भी आगे जनता आपसे छीन लेगी। तो कृपया दुष्यंत जी को छोड़ के, जेजेपी को छोड़ के अपने संगठन पे काम करना सोचिए। उसके बाद प्रदेश के लिए काम करने के लिए अगर आप सोचेंगे उस दिन आपका पार्टी का भी भला हो जाएगा। तो कृपया जेजेपी को इतना टारगेट मत करिए, आपको मेन फोकस वही है, प्रदेश फोकस नहीं है, संगठन फोकस नहीं है, खाली दुष्यंत जी फोकस है। ठीक है, इस पर जानेंगे, लेंगे कुटेल जी का जवाब, लेकिन अंश वत्सी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वत्स साहब, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसे में जो आपका गठबंधन है, एक सीट पर तो ऐलान हो गया, आम आदमी पार्टी ने तो चट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस कहां फंस रही है, कब तक ये ऐलान होगा, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हमारी सीईसी की बैठक जारी है। आज भी हमारी सीईसी की बैठक हुई थी, कल हमारी तीसरी सूची भी जारी हो जाएगी, कल फिर से हमारी सीईसी की बैठक है और तमाम जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी थी उनसे नाम मांगा गया है कि जो 9 अब बची जो लोकसभा सीटें हैं उन पर कौन से ऐसे मजबूत दावेदार है, प्रत्याशी जिनको बनाकर उतारा जा सकता है, जिसको जनता चाहती है और जिसने पहले के जो ये 9 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, इसमें जनता के मुद्दों को असलियत में जनता के बीच में रहकर उनको उठाया है। जो मजबूती से राहुल गांधी जी के 5 न्यायिकों को लेकर जनता के बीच में जा सकता है, तो ऐसे हम उम्मीदवारों के चयन के लिए पूरी प्रक्रिया रही है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहता है कि हम पूरा एक सर्वे कराते हैं और सर्वे के आधार पर हम उस प्रत्याशी को टिकट देते हैं जिसको जनता चाहती है, जिसने जनता के बीच में रहा है। और मैं जेजेपी को कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे जेजेपी की प्रवक्ता कह रही थी, बड़ा कि इनका अलायंस जो था बड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे रहा था जो हरियाणा के आगे लेके जाने के लिए। अगर मैं इनको बता दूं, इनको शायद से पता भी होगा, इनका जो अलायंस था, जितना खबरों में मुझे पता है, इनका अलायंस टूटा था भाजपा से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपका अलायंस टूटा था सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। अगर आपको हरियाणा की जनता की अगर इतनी ही चिंता होती तो आप अग्निपथ जब योजना आई थी तो आपको तब अपना अलायंस तोड़ना चाहिए था। आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था जब किसानों का मुद्दा उठा था। आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था जब हरियाणा की महिला पहलवानों को घसीटा गया था दिल्ली के बॉर्डर पे, तब आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था। लेकिन असल बात यह कि भाजपा और जसपा दोनों का अलायंस जो था वो इस प्रकार से बना हुआ था कि दोनों जनता का पैसा लूटने में आगे रहेंगे। जनता इस प्रकार से रहेंगे कि कौन। लेकिन वत्स साहब, इस पर दो मत सामने आ रहे हैं। इस पर जेजेपी का अपना बयान है और बीजेपी का अपना बयान है। विभा जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए। हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं 2 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहली 2 नहीं 3 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहली बात, सीट शेयरिंग की बात हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी, उसके ऊपर एक सहमति नहीं बनी। लेकिन उसके बाद आप भूल रहे हैं कि जेजेपी ने क्या किया था। हमारे वरिष्ठ नेता ने ये कहा था कि हमें कोई लोकसभा की सीट नहीं चाहिए, आप विथ जो हमारी ओल्ड पेंशन है उसको 5100 कर दीजिए, हम एक लोकसभा की सीट नहीं लेंगे। वो किसके लिए काम किया था? प्रदेश के लिए किया था। आपने ये भी देखा होगा, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, फार्मर्स का रहा हो, लू का रहा हो, मेवात का रहा हो या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का रहा हो, जेजेपी ने हमेशा अपना स्टैंड रखा, एक बार भी स्टैंड नहीं हटाया। अब मैं आप जो बोल रहे राहुल गांधी जी की नेतृत्व में आपका जो नेतृत्व है, तो उसका क्या काम है मैं बताती हूँ। वो साउथ पहले जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं, जो हिंदी डोमिनेटिंग है आप लोगों के अकॉर्डिंग, उसके अंदर वो खाली ओबीसी बात करते हैं, हिंदू को तोड़ने की बात करते हैं कास्टिज्म में। और जब साउथ में जाते हैं तो बोलते हैं हमारी लड़ाई शक्ति के अगेंस्ट है, वहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करते हैं।
क्या ये आप हरियाणा में लेकिन विभा जी क्योंकि यहाँ पर अगर ये राहुल जी की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो मुझे बताइए, इन्होंने भारत छोड़ो यात्रा में पहले हिंदू मुस्लिम किया और हिंदू में ओबीसी के अलावा राहुल गांधी जी ने क्या बात की? खड़गे जी आते हैं, बोलते हैं हरियाणवी लड़ाके हैं, इससे तुम लोगों को जॉब्स मिल गई। उन्हीं की रैली थी, उन्हीं की रैली में पूछा गया कि आपने से किस किस के पास जॉब है, सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो कहते हैं हरियाणवी तो लड़ाके होते हैं इसलिए आप लोगों को जॉब मिल गई। ये तो कांग्रेस की हालत है। तो हर इनकी स्ट्रेटेजी देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कांग्रेस से ही जानेंगे। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है कि जब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, लेकिन उसके बाद ये बोला गया था 5100 पेंशन दीजिए, लेकिन उस पर बीजेपी क्यों नहीं सहमत हो रही है? अगर ऐसी कुछ बात है वो तो सहमत हो ही नहीं रही। नहीं, बीजेपी ने असहमति भी दिखाई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने असहमति भी दिखाई, उन्होंने ये कहा हम सोचेंगे इसके ऊपर। तो इतना टाइम नहीं था, किशन जी ने कहा कि नहीं अब बस, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, आप अभी भी टाइम मांगेंगे तो टाइम नहीं दिया दुष्यंत जी ने, तो बिल्कुल। और सरकार अभी भी बीजेपी की चल रही है, हम नहीं करते तो ये साथ पहले भी देने को तैयार थे विधायक नियोग करने के लिए। ठीक है, रोहिला साहब इस पर जवाब दीजिए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है रोहिला जी आप तक? हाँ जी, आ रही है। क्या ये बात बिल्कुल सही है जैसा कि विभा जी बता रही है? पहले सीट शेयरिंग की बात हुई, जब सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी तो कहा गया चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सीट हमको नहीं चाहिए लेकिन 5100 पेंशन कीजिए। बीजेपी ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। विभा जी को बड़ी नम्रतापूर्वक बताता हूँ, थोड़ी असलियत की पता लग जाएगा, इनको भी आँख खुल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जब 40 सीटें आई थी तो सरकार की मजबूती के लिए, सरकार चलाने के लिए जज्बा से गठबंधन हुआ था हमारा। गठबंधन 4.5 साल स्मूथली चला है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो पुलिस से कुछ नहीं आई, हमें सब बढ़िया था, ठीक है। अब हमारे में प्रभारी जी आए थे, जो इनल वाले साथी बड़ा दिक्कत में आ गए थे एकदम, तो उन्होंने अब तक क्लियर किया था कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लड़ेगी, कमल के फूल खिलेंगे। उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि वे 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। अमित शाह जी ने रैली में कहा था सिरसा में, इनको याद रहना चाहिए, वे 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। तो हमने, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमने 10 की 10 सीटें लड़नी है, क्योंकि हम पिछली बार तो जीत के आए हैं और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। रही बात क्या उसको कि हमारा, हमने 3,000 का हमारा वादा जो सरकार का, भाई हम जब हमारा चुनावी वर्ष आएगा उस तब तक हम 3,000 की पेंशन कर देंगे, तो हमने वो करके दिखा दी। तो इनका जो एजेंडा था, इनको मुबारक, ये 10 पे लड़े, 5 पे लड़े, सभी पे लड़े, मत लड़े, ये 5100 वाली झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 5100 को बात ही नहीं आई हमारी। अगर 5100 की बात कहते होता तो विचार करते। हमारा सिर्फ 3,000 रुपए का था, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम 3,000 पेंशन करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व श्री मनोहर लाल जी 3,000 मिलने लग रही है। और सुनिए मेरी बात, मैनिफेस्टो में भी गलत मत बोलिए। 5100 आप विशाल जी का हर स्टेटमेंट सुन लीजिए। काम किया है और अपने जिंदगी में 5 साल सरकार चलाई है और आगे भी ऐसी चलेगी। राष्ट्रीय जी, विशाल जी का हर स्टेटमेंट सुन लीजिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात हुई थी, 4 मीटिंग्स हुई थी, 4 मीटिंग्स में यही बोला गया था कि पहले 30 नहीं तो 5100। आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि विशाल जी गलत बोल रहे हैं। ना मनोहर जी ने बोला, ना लता जी ने बोला, ना शाह जी ने बोला। रोहिला जी आप गलत मत बोलिए। ना जेपी नड्डा जी ने बोला, ना शाह जी ने बोला, ना खट्टर जी ने बोला। जिस पहले आप मीटिंग हुई किसी ने नहीं कहा विशाल जी गलत बोल रहे हैं। विशाल जी ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है। राजीला, यहाँ हमारा मैनिफेस्टो था 5100, एक साथ से हम चिल्ला रहे थे कि हमें दिल में क्यों बनी है ये बात कि हम 5100 नहीं करा पाए। रोहिला जी, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि बीजेपी ने 5100 नहीं की? बीजेपी ने 5100 राहें अलग अलग हो गई, एजेंडे अलग अलग हो गए, ठीक है, विकास की राहें अलग अलग हो गई। क्या तो सब आपने कराया, बीजेपी क्यों नहीं बनी? आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, क्योंकि आपको कहा कि दुष्यंत जी ऊपर आ रहे हैं, 5100 भी हो जाएगा, दुष्यंत जी उससे बहुत ऊपर आ जाएंगे। आप लोगों की छवि नीचे जा रही थी, इसलिए आपने 5100 नहीं किया। लेकिन दुष्यंत जी ने धड़ल्ले से अपनी चलाई है सरकार। आप उन्होंने एक एक करके उनका नाम नहीं पता होगा, एक एक करके उनका नाम नहीं पता ठीक होगा। है, उनका नाम सबको पता है क्योंकि उन्होंने धड़ल्ले से सरकार चलाई।
ठीक है ठीक है राजवीर जी, विभा जी एक एक करके जवाब दीजिएगा, इसके बाद लौटूंगी आपके पास। लेकिन मेरा सवाल अभी दूसरे गेस्ट से है। ठीक है थोड़ा देर आराम कर लीजिए। वत्स साहब, मेरा सवाल आपसे है, सवाल नहीं रिएक्शन मांगना चाहूंगी। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे दोनों की बातों पे? नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है कि हम लोग बांटने की बात करते हैं, ओबीसी का बड़ा मुद्दा हम नॉर्थ में उठाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, जो हमारी मणिपुर से लेकर मुंबई तक चली, उसमें हमने तमाम पूरी यात्रा में हमने जो गिनती करो, हमारा जो एक वो न्याय की भी एक बात है कि किस प्रकार से हम तमाम वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, ये हमने मुद्दा पूरा उठाया था पूरी यात्रा में। और हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये पूरे मुद्दे को हमने उठाने की कोशिश किया। और वो राहुल गांधी जी कहीं पे भी जाते हैं, हर जगह वो जाके बात करते हैं। अगर इनको मैं बता दूं, कर्नाटक का जब हमारा चुनाव था, वो भी दक्षिण में ही आता है, वहां पे जाके भी हमने जातिगत जनगणना की बात करी थी। हमने तेलंगाना में जाके भी जातिगत जनगणना की बात करी थी। तेलंगाना के जब हमारी सरकार बनी है, वहां पर हमारी जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए वहां पर उन्होंने प्रोसेस जो है उसके लिए आगे भी लेकर गए हैं। बिहार में जब तक हमारी गठबंधन की सरकार थी, तब तक हमने जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया और वहां पर हमने जातिगत जनगणना करवाया है, कास्ट सेंसस करवाया है। और उसके बाद क्योंकि हमारा गठबंधन टूट गया था, तो इस वजह से उस मुद्दे को हम आगे नहीं लेकर जा पाए थे। हमने जब हमारी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी और जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना को मुद्दा उठाया, तो वहां पर भी हमने इस प्रोसेस को आगे लेकर गए थे। तो जब तो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम सिर्फ ये मुद्दा नॉर्थ में उठाएंगे। उन्होंने दक्षिण में भी, नॉर्थ में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी, हर जगह इस मुद्दे को उठाया है। इसको मुद्दे को उन्होंने प्रबलता के साथ उठाया, क्योंकि उन्होंने एक बात करी कि किस प्रकार से भाजपा जो है दलित पिछड़ों लोगों को तोड़ने का, बांटने का काम कर रही है, तमाम ऐसे वर्गों को उनको जो बौखलाई हुई है। और इसी वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाया है, तमाम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो भी अब ये जातिगत आधार पर जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय बांटने का काम कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस मजबूती के साथ जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसी वजह से आज भाजपा बौखलाई हुई है। ठीक है, राजवीर जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। ये इन भाई को थोड़ा सा ज्ञान कम, हरियाणा के बारे में, शायद हरियाणा में कम्युनिस्ट दिल्ली ज्यादा रहते हैं। तो सुनो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पूरा जातिगत डाटा सरकार के पास है और उसी आधार पे आय फिक्स हो रही है। भाई 1,80,000 से नीचे वालों को ये सुविधाएं मिलेंगे। 3-4 कैटेगरी बना रखी है, जिससे लगातार सुविधाएं हो रही है, दी जा रही है सरकार द्वारा। ओबीसी की बात करते हो आप लोग, आपने ओबीसी मुख्यमंत्री कब बनाया? हमने तो ओबीसी मुख्यमंत्री श्री महेश सैनी जी को बना दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिला मंत्री के रूप में काम करते थे, जिला मंत्री के रूप में काम करते थे। आप लोगों को परिवारों से फुर्सत नहीं है भाई, आपकी पार्टी को परिवारों से फुर्सत नहीं है। परिवारवादी पार्टी है आपकी। हमारी पार्टी में तो एक बूथ का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी सर्वे के आधार पर कोई भी नेता बनता है, कोई भी नेता उठता है तो सर्वे के आधार पर उठता है। ठीक है ना, आप लोग अपना संगठन डिसाइड नहीं कर पा रही है 11 साल से। आपके कितने कुछ बड़े, पहले अपनी पार्टी का एक बार भीतर से एनालिसिस कर लीजिए। आप अच्छे एनालिसिस लग रहे हैं मुझे, अच्छे भाई हमारे, ठीक है। पहले अपनी पार्टी की देखो, आपकी पार्टी गर्द में क्यों जा रही है? आज आपका नेता राव बहादुर सिंह छोड़ गया, उससे पहले बहुत सी नेताओं ने बीजेपी। आऊंगे आपके पास, पहले राजवीर जी को सुन लीजिए। आपकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है राजवीर साहब बने रहिएगा। विभा जी आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी आप पर सवाल दागे गए हैं। विभा जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। कुटेल साहब, आपसे कहा गया है कि आप जेजेपी के गठबंधन को मत देखिए, अपने संगठन की बात कीजिए, आप कहां पर स्टैंड करते हैं? देखिए, हमारा संगठन जो है कि मजबूत है और हमारे 5 लाख जो है कि ऑफिस बस से इंडियन नेशनल लेवल के जो है कि वो बन चुके हैं। और चाहे आप किसी भी जो है कि हमारे जो है कि अलग अलग जो विंग बनाए गए हैं, आप किसी भी विंग की बात लें तो हमारा हर एक विंग मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है। और जो है कि हम संगठन के बलबूते पर देखकर, लेकिन जेजेपी को आपका संगठन नहीं दिखाई दे रहा है। जेजेपी को आपका संगठन दिखाई नहीं दे रहा है। जेजेपी का कहना है कि आपका कोई संगठन नहीं है।
ये जेजेपी जो है कि कहाँ से पैदा हुई है? जेजेपी तो राजनीति को सिखाने वाला कौन है? आप बताइए मुझे। दरअसल जेजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय दुष्यंत चौटाला जी की बुराई करने का। राजनीति सिखाने वाले जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। अगर ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ही नहीं मानते हैं तो उसका क्या मानेगी इनको? आप बताइए मुझे ज्योति जी, से क्या बनता है? यानी दुष्यंत चौटाला जी की जो है कि असलियत को जो है कि लोग जनता जो है कि वो जान चुकी है, और जो भी डिपार्टमेंट जिसके पास रहते हैं वो फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट रहा हो, पेनवा डिपार्टमेंट रहा हो, इसको जो कि घोटाले दिए हरियाणा सरकार को। और कभी भी जो है कि विधानसभा से तो सम रहा हो तो उनके का काम नहीं। हाँ, जनता जो है कि जवाब मांग रही है। जो 75% भाजपा पेंशन जो है इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कि जो बात रखी, तो लेकिन वो पूरी नहीं की है इन्होंने। ठीक है, देखिए जनता तो चुनाव में जवाब देगी। फिलहाल विभा जी से जवाब ले लेते। विभा जी अपना जवाब दीजिए। तो आईएनएलडी का कांग्रेस का, पहले आईएनएलडी का दे देते हैं जवाब। तो हमारे प्रवक्ता जी का तो ये कह रहे हैं कि ये भी तो पार्टी उन्हीं की पार्टी से निकली है। अगर आपकी पार्टी में इतनी समझबूझ होती तो एक इतना अच्छा नेता आपने खोया, एक इतना अच्छा परिवार खोया, वो आप खोने ना देते। आज आपका बिठा है वो डिप्टी सीएम बन गया, कोई जना सब कुछ कर गया। जो आपने सोचा था आप उसे खत्म कर देंगे, तो ये आपकी गलत चाल थी, आपने गलत दाव खेला था। तो इसके लिए आप आज तक रो रहे हैं, उसके लिए हमारी आपके ऊपर पूरी संभावना है, बहुत बहुत सिंपैथी है कि आपने इतना गलत दाव खेला कि आज तक आप आंसू रो रहे हैं। अब दूसरी बात कांग्रेस की मैं बात करती हूँ, तो ये बड़े अजीब सी बात है कि कोई प्रदेश की बात नहीं करता। ये लोग या तो क्षेत्रवाद करते हैं जैसा हुड्डा जी ने किया, या अब जातिवाद पर आ गए। ये कह रहे हैं जातिवाद पर अपना नेता ढूंढते हैं, जातिवाद ये पूरी जाति जनगणना कराते हैं। तो राहुल जी की स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, कौन कितना जीएसटी पे कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? जाति जनगणना से पता चलेगा। किसने किसको कितना बजट अलॉट किया वो कैसे पता चलेगा? जाति जनगणना से पता चलेगा। भाई जीएसटी कैसे जाति जनगणना से पता चलेगा? मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये समझा दे। और दूसरी बात समझा दे कि ये शक्ति के अगेंस्ट कांग्रेस क्यों लड़ रही है? जो हम आपके माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि हमारी लड़ाई शक्ति के अगेंस्ट है। हिंदू में कुछ है जो शक्ति है और हमारी लड़ाई शक्ति के अगेंस्ट है। आप बता दीजिए जीएसटी में से कैसे आप जाति जनगणना में से जीएसटी निकाले और शक्ति के अगेंस्ट आपकी क्या लड़ाई है? अगर आपको जाति पर लड़ना है और ठीक है विभा जी, समय की कमी है। वत्स साहब, कैसे पता चलेगा जीएसटी की जाति जनगणना करने से जीएसटी कैसे पता चलेगा कोई कितना कौन इंसान कितना दे रहा है? नहीं, हाँ मैं इसको आपको बताता हूँ। राहुल गांधी जी का जो पहली बात तो जो शक्ति की जो इन्होंने बात करी है ना, शक्ति का, राहुल गांधी जी ने कहा कुछ का, भाजपा ने दिखाया उसको किसी और तरीके से। और जेजेपी भाजपा की, क्योंकि उनका सहयोगी दल रही थी काफी टाइम से, तो उनकी लगाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है हिंदू धर्म में वो शक्ति से है, और शक्ति का जो उनका तात्पर्य था वो तो था असुरी शक्ति। जिस प्रकार से भाजपा असुरी शक्ति के प्रकार से जो बनी हुई है, उसी प्रकार से आज हमारी जो लड़ाई वो असुरी शक्ति से है। और जो आज ये बात कर रहे हैं शक्ति का, मोदी जी जो बात कर रहे हैं, हमारी जसपा की प्रवक्ता यहाँ पे शक्ति की बात कर रही है, इन्हें क्यों शक्ति की याद नहीं आती? जब हरियाणा की पहलवान बेटियों को सड़कों पर रौंद दिया जाता है, इनको कब शक्ति की याद क्यों नहीं जाती? जब मणिपुर में 2 महिला लोगों को नग्न करके घुमाया जाता है, इनको कब शक्ति की याद क्यों नहीं आती? जब कानपुर में 2 लड़कियों को पेड़ पे लटका दिया जाता है, तब शक्ति की याद क्यों नहीं आती है? तब भाजपा से सवाल क्यों नहीं पूछते? एक करके बात सुन लीजिए, उसके बाद मौका दिया जाएगा। IIT BHU में जब भाजपा के ही IT सेल के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं यौन उत्पीड़न के मामले में, इन्हें तब शक्ति की याद क्यों नहीं आती? जब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, जब उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, इन्हें तब शक्ति की याद क्यों नहीं आती है? जब हरियाणा में महिलाओं के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं, इन्हें तब शक्ति की याद क्यों नहीं आती है? असल बात ये है आज भाजपा के राज में 2014 के बाद 65% जो है महिलाओं के ऊपर अपराध में वृद्धि हुई है, इन्हें तब शक्ति की याद नहीं आती है। और ये बात करते शक्ति की किस प्रकार से राहुल गांधी जी को एक करके दिखाया जाए, इस पर आज ये जवाब नहीं देंगे इनका, क्योंकि आज ये बात में नहीं कर समय आपको दिया जाएगा, तब आप बातों का खंडन कीजिएगा। बीच में बोलेंगे तो ना आपको सुन पाएगी जनता, ना उनको सुन पाएगी। जनगणना की जीएसटी से असल बात है कि राहुल गांधी जी ये कह रहे थे जो
देखा जो नया भारत इन फॉर्म था, सबसे ज्यादा इन फॉर्म हमारे हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज इस देश के किस प्रकार से बटे हुए हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के राज में वो इक्वली नहीं बटे हुए हैं। वो ये मुद्दा उठाते कि क्यों आज जो बड़े बड़े किसान है उसमें जो बड़े बड़े फैक्टर उनसे क्यों आज ओबीसी या किसी अन्य वर्ग का आपको नेता नहीं है, वो अन्य वर्ग का आपको व्यक्ति नहीं दिखता है। इस चीज का मुद्दा वो उठाते हैं जातिगत जनगणना से। वो जातिगत जनगणना से मुद्दा ये उठाते हैं कि पता तो चले जिसकी जनता को कि जितनी आबादी उसको अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता नहीं चाहते। और जब तक वो कह रहे जिस तरीके से जो बोला था वो नहीं परोसा गया, कुछ और परोसा गया। इस देश को पता चले कि देश की नीति की हड्डी क्या है। आप ये समझा दीजिए। अरे तो वो जवाब दे रहे हैं, आप बीच में बोल रही हैं, कैसे आप सुन पाएंगी? सुन तो लीजिए आप कंटिन्यूस बीच में बोल रही हैं। जीएसटी कैसे पता चलेगी? जाति गणना से जीएसटी कैसे पता चलेगी? ये तो ये बता नहीं रहे। तो आपने उनका जवाब सुना ही नहीं, मैं बता रही हूँ क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं जेसीपी कहा थी, मैं बता रही हूँ श्री चौटाला जी ने कहा था कि मैं जाके सारे स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ बैठूंगा, साथ लेटनर के साथ बैठूंगा वहाँ और उनके साथ करूंगा ये प्रदर्शन। हमने एक प्रवक्ता भी कहा था, हम स्पोर्ट्स वालों के साथ है, एक प्रवक्ता भी कहा था हम कांग्रेस के साथ है। किसने क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या इस देश को पता नहीं चलना चाहिए कि देश में कितनी किसकी आबादी है? क्या नहीं पता चलना चाहिए? इस देश को नहीं पता चलना चाहिए देश में कितने ओबीसी है? इस देश की जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि क्यों आज। चलिए जाति जनगणना पे फिर कभी चर्चा करेंगे, आज समय की थोड़ा सा कमी है। जाति जनगणना पे फिर कभी चर्चा करेंगे। इस देश में ओबीसी की 0.15% की भागीदारी। नहीं, आप लोग सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा आराम कीजिए। रोहिला जी, पूरी डिबेट पे फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। फाइनल कमेंट ये है जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री जी को 2 बार स्वीकार किया है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब की बार प्रधानमंत्री जी ने और जनता ने एक नारा लिया कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का हर कार्यकर्ता उसी काम में लगा हुआ है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की हमारी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी रोहतक में, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं जिनको हमें बूथ तक पहुंचाना है, जिन्हें जनता से हमें कनेक्ट करना है। तो इसे हम 2-4 दिन में हमारी सारी फाइनलाइज हो जाएंगी। ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव राजनीति करती है। ये तो आप लोग तो बात ही मत करना कांग्रेस वालों। देखिए, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा किस पार्टी की बात जनता तक पहुंच पाई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों का मंथन भी जारी है, बैठकें भी जारी हैं और इस बीच जो है जुबानी जंग भी तेज है। तो आज के मसले में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।